नमस्कार साथियों, गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक सर्वश्रेष्ठ नाटक चंद्रगुप्त, इस नाटक की मूल संवेदना पर चर्चा करेंगे। प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए और यह नाटक भी ऐतिहासिक नाटक है और इस नाटक की रचना 1931 में हुई। यद्यपि इस नाटक का प्रारंभ में भी एक शॉर्ट रूप में कल्याणी परिणय के नाम से लिखा गया था, जो बाद में इसी में ही जोड़ दिया गया। उसी का परिवर्धित रूप ही चंद्रगुप्त नाटक है। इस नाटक के कथानक की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो घटना चक्र इसमें चित्रित किया गया है वो ईसा पूर्व 327 से लेकर ईसा पूर्व 305 तक लगभग 22 वर्षों का संपूर्ण घटना चक्र इसमें चित्रित किया गया है। यह वह समय था जब नंद वंश का साम्राज्य था। धार्मिक दृष्टि से देखें तो यह वह समय था जब वैदिक धर्म अपनी पराकाष्ठा को पहुंचकर समाप्त प्राय हो रहा था, क्योंकि उसमें बाह्याचार बढ़ गए थे और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म विकसित हो रहा था। और बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म दोनों में परस्पर संघर्ष की स्थिति चल रही थी। तो धर्म की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से जैसा वो घटना चक्र था, जैसा वो वात परिवेश था, वह परिवेश प्रसाद जी के समय में जब 1931 में रचना कर रहे हैं तो राजनीतिक दृष्टि से वह परिवेश बहुत ही संगत जान पड़ता है। इस नाटक में विदेशियों से भारत के संघर्ष और अंततः भारत की विजय का चित्रण किया गया है। 1931 का समय, जब 1857 के बाद जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके पश्चात निरंतर अंग्रेजी शासन से मुक्ति के लिए भारतीय जनता प्रयासरत रही, भारत के राजनेता प्रयासरत रहे और पूरे एक राष्ट्रीय आंदोलन का समय था और विदेशियों से कैसे भारत को मुक्त किया जा सकता है। तो उस विदेशी आक्रमणकारियों से भारत का जो संघर्ष चल रहा था, तो उस संघर्ष के लिए प्रसाद अपने अतीत की घटना को, अतीत के संघर्ष को केंद्र में रखते हैं कि कैसे नंद वंश के समय में, राजा नंद के समय में जब यवन आक्रमणकारी आए तो उनसे चंद्रगुप्त जैसे वीर साहसी युवक ने कैसे उससे युद्ध किया और किस तरह से भारत को विजय प्रदान की। तो इस तरह से इतिहास के माध्यम से वर्तमान को सचेत करने के लिए, वर्तमान को प्रबोधित करने के लिए प्रसाद इस नाटक की रचना करते हैं। वस्तु विन्यास की दृष्टि से देखें तो ये नाटक 4 अंकों का है और प्रत्येक अंक अनेक दृश्यों में विभाजित है। जैसे पहले अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं, चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। तो कुल 44 दृश्यों में ये पूरा नाटक विभाजित है। पात्रों की दृष्टि से बात करें तो इसमें अनेक पात्र हैं। पुरुष पात्र 19 है, जिसमें से 12 मुख्य पात्र हैं, 7 गौण पात्र हैं और स्त्री पात्र 9 हैं, जिसमें से 5 मुख्य हैं। अलका है, कल्याणी है और कार्नेलिया है, मालविका है, ये 5 मुख्य पात्र हैं और गौण सुवासिनी और कुछ गौण पात्र भी हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखते हैं तो 28 पात्र है, पुरुष और स्त्री पात्र, कुल 28 पात्र हैं वहां पर। और बड़ा विस्तृत नाटक है, विशाल नाटक है। और इसमें मुख्य घटना चक्र की अगर हम बात करें तो मुख्य घटनाएं तो हैं
भारत पर सिकंदर का आक्रमण, ग्रीक शासक सिकंदर का, जिसे अलेक्जेंडर भी कहा गया, उसका जब आक्रमण हुआ और फिर सिकंदर से युद्ध करते हैं पर्वतेश्वर, पंचनद के सम्राट है, पंचनद के राजा पर्वतेश्वर, और जब वो पराजित होने लगता है, पर्वतेश्वर को ही पौरस कहा जाता है, जब वे सिकंदर से पराजित हो जाता है तो वो सिकंदर से फिर संधि कर लेता है और उसका साथ देता है। और किस तरह से फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त और सिंहरण आदि मिलकर के सिकंदर का मुकाबला करते हैं, सिकंदर को पराजित करते हैं, नंद वंश का नाश करते हैं और चंद्रगुप्त का चाणक्य राज्याभिषेक कराते हैं। नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना की जाती है, सिल्यूकस का पराभव होता है। तो मुख्य घटनाएं तो यही हैं और इन घटनाओं के माध्यम से प्रसाद अपने समसामयिक स्थितियों को, परिस्थितियों को भी चित्रित करते चले जाते हैं। नाटक के पीछे क्या मंतव्य था प्रसाद का, वे स्वयं स्पष्ट करते हैं। वे भूमिका में लिखते हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकरण घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है, कि वे इतिहास की घटनाएं जो कहीं प्रकाशित नहीं हुई हैं और जो हमारे वर्तमान को प्रभावित कर रही हैं, तो उन घटनाओं को, इतिहास के उन पन्नों को नाटकों के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास प्रसाद करते हैं। उनका उद्देश्य ही यही है। वास्तव में वह दौर जब प्रसाद नाटकों की रचना कर रहे थे, जब उनकी रचना धर्मिता का समय था, वह दौर औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिरोध का दौर था। चंद्रगुप्त नाटक भारतीय जनता द्वारा औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिरोध का एक जीवंत और मर्मस्पर्शी चित्र प्रतीत होता है। जो समकालीन समस्याएं थी, उन समस्याओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रसाद जी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं कि समकालीन समस्याओं में जैसे भारत गुलाम था, ब्रिटिश शासकों द्वारा जैसी दमन की, अत्याचार की नीति अपनाई जा रही थी, वे अपनी कूटनीति के माध्यम से जिस तरह से भारत को पराधीन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे और जनता संत्रस्त थी, तो उनको जागृत करने के लिए, उनमें चेतना जगाने के लिए, उनमें एक उत्साह का भाव पैदा करने के लिए प्रसाद ऐतिहासिक घटनाओं को केंद्र में रखते हैं और उनके माध्यम से वर्तमान को प्रबोधित करते हैं। पात्र भी उसी तरह से लेते हैं। इस नाटक के पात्र हमें दो प्रकार के दिखाई देते हैं। एक प्रकार के वे पात्र हैं जो स्वार्थ से प्रेरित है, जिनके लिए व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राष्ट्र हित को बलि कर दे देते हैं। नंद उसमें आ जाते हैं, आंभिक और सिंहर, शकटार, ये तीनों ही पात्र इस तरह से जो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र को बलि देने लगते हैं और विदेशी शासकों के साथ जाकर के संधि कर लेते हैं अपनी तुच्छ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। और दूसरी ओर वे पात्र हैं जो राष्ट्र हित के लिए स्वार्थ की बलि देने वाले हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग तक करने के लिए तत्पर हैं, उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो वे पात्र है चाणक्य, चंद्रगुप्त, अमात्य राक्षस, सिंहरण, और स्त्रियां भी इसमें पीछे नहीं है। स्त्री पात्रों में हम अलका को देखते हैं, कल्याणी को देखते हैं। तो उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो समाज में भी दोनों तरह के पात्र हैं। उस समय भी समाज में दोनों तरह के लोग थे। कुछ ऐसे थे जो अंग्रेजी शासकों के साथ मिल गए, उनकी चाटुकारिता करने लग गए अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए, और दूसरी ओर
ऐसे समाज में लोग भी थे जो राष्ट्रहित के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तत्पर थे। तो इस तरह से चंद्रगुप्त नाटक में पात्रों को एक प्रतिनिधि के रूप में प्रसाद प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले देखें तो चाणक्य, ये त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रस्तुत हुए। वे स्वयं कहते हैं, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के सामने सिर झुकने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। लोहे के सामने अर्थात जब शस्त्र चलते हैं तो हम शस्त्रों से भयभीत हो जाएं और उनके आगे झुक जाएं, हम ऐसे नहीं हैं। और सोने के सामने लालच, प्रलोभन, कि हमें कोई राज्य सत्ता का, कोई साम्राज्य को, कोई ऐश्वर्य विलासिता का प्रलोभन नहीं है, तो हम लोहे और सोने के सामने सिर झुकने के लिए ब्राह्मण नहीं बने। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह से चाणक्य एक ब्राह्मण है और उसका त्याग, क्षमा, तप, विद्या, तेज, सम्मान, ये तो उसका आदर्श है, उसका जीवन ही इस रूप में है। और ज्ञान दे करके, शिक्षा प्रदान करके वे समाज को प्रबोधित कर रहा है। और वे कहते हैं कि हमारा ही दिया हुआ ज्ञान, हमारी ही दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होने देंगे। और देखिए, त्याग और बलिदान की साक्षात प्रतिमूर्ति। चाणक्य को स्वयं कोई लोभ नहीं था, वे राष्ट्र हित के लिए आगे आते हैं, अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। जब चंद्रगुप्त को राज्याभिषेक हो जाता है, उसके पश्चात वे स्वयं वन में चले जाते हैं। उन्हें कोई राज्य लोभ नहीं है, वे किसी पद को प्राप्त नहीं करते हैं। इस तरह से वे पूरे नाटक में, या उनका वैसे भी हम जीवन देखते हैं तो पूरी तरह से त्याग और बलिदान से पूर्ण रहा है। और चाणक्य ब्राह्मणत्व की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहे हैं। चाणक्य का ही एक संवाद है, वे नाटक में कहते हैं, ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। कि ब्राह्मण किसी के अधीन होकर के नहीं रहते, वे किसी के अन्न पर नहीं पलते हैं। ब्राह्मण सर्वसमर्थ हैं और उनका जीवन उनकी स्वेच्छा से चलता है। वे किसी माया स्तूपों के आकर्षण में आकर के स्वयं को तुच्छ नहीं बनाते हैं। वे तो प्रकृति के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने ज्ञान का दान देते हैं। इस नाटक में, चंद्रगुप्त नाटक में, चाणक्य को दृढ़ प्रतिज्ञा, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी बताया है। वे जो प्रतिज्ञा करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं और अपने कर्तव्य को ही सर्वोपरि मानते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। कि वे अब ये मत समझे कि ब्राह्मण केवल कोमल होता है, कमजोर होता है। शारीरिक दृष्टि से भले ही वे दुर्बल हो, परंतु उसके भीतर जो साहस है, उसके भीतर जो कर्तव्य निष्ठता है, उसके भीतर जो एक दृढ़ता है, निर्भीकता है, वे प्रलय की आंधी चला देने की भी सामर्थ्य रखता है। इसी तरह से चाणक्य एक स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त के रूप में इस नाटक में प्रस्तुत हुए। वे कहते हैं, मैं आज से प्रण करता हूं कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर दया न करूंगा। जब नंद जो अत्याचारी शासक रहा, निरंकुश शासक रहा, और वह चाणक्य को बंदी बनवा लेता है, चाणक्य को कारागार में बंद कर दिया जाता है,
तो चाणक्य वहां यही कहते हैं कि मैं अपने को मुक्त करने के लिए भीख नहीं मांगूंगा, मैं अनाज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। वहीं वे प्रण करते हैं कि मैं दया किसी से न मांगूंगा, और अधिकार अगर मुझे मिल गया, अवसर अगर मुझे मिल जाता है, तो मैं किसी पर दया करूंगा भी नहीं, क्योंकि दया व्यक्ति को कायर बनाती है, और चाणक्य के भीतर कायरता दूर दूर तक कहीं नहीं है। वे कहते हैं कि मैं प्रलय के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा, मैं उसके समान आगे बढ़ूंगा। तो इसी तरह से चंद्रगुप्त का चरित्र भी प्रसाद जी ने बड़ा ही एक वीर, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ युवक के रूप में प्रस्तुत किया है। वह प्रजा का रक्षक है, प्रजा का हित ही उसके लिए सर्वोपरि है। राजा बनने के बाद ऐश्वर्यों में भी विलासिता में डूब करके और प्रजा का हित ना करना, प्रजा के विषय में ना सोचना, ऐसा चंद्रगुप्त का चरित्र नहीं रहा। वे कहते हैं मैं उन सब पीड़ित, आघात जर्जर, पद दलित लोगों का संरक्षक हूं जो मगध की प्रजा है। मगध का शासक बनते हैं तो मगध की प्रजा के हित के लिए वे अपने आप को सम्राट न कह करके प्रजा का सेवक मानते हैं। वे पद दलित लोगों का स्वयं संरक्षक मानते हैं कि जो भी पीड़ित है, जो भी आघात से जर्जर हैं, पद दलित लोग हैं, तुच्छ लोग हैं, मैं उन सबके संरक्षण के लिए मैंने ये राज्य संभाला है, ऐश्वर्य के लिए नहीं। और चंद्रगुप्त के लिए राष्ट्र और आत्मसम्मान सर्वोपरि है, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। वे कहते हैं आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। और यही प्रसाद चंद्रगुप्त के माध्यम से वर्तमान युवकों को बताना चाहते हैं कि वे युवक जो आत्मगौरव खो चुके हैं, जो आत्मविश्वास खो चुके हैं, तो उन युवकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव जगाने के लिए, उनके आत्मसम्मान को जगाने के लिए वे चंद्रगुप्त जैसे पात्र का निर्माण करते हैं कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त मैत्री भाव से भी युक्त रहे हैं। जिससे मित्रता की, उससे मित्रता आजीवन निभाई है। सिंहरण के साथ मित्रता की, तक्षशिला में दोनों ने एक साथ रह करके शिक्षा प्राप्त की चाणक्य से, और दोनों ही एक साथ स्नातक होकर के बाहर आए। और चंद्रगुप्त जब यद्यपि मगध से हैं और सिंहरण मालव से हैं, परंतु दोनों में मैत्री भाव है। वे सिंहरण से कहते हैं कि सिंहरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान ही मेरा मान है। तो मित्र के मान में ही अपना मान मानना, ये संदेश चंद्रगुप्त के माध्यम से प्रसाद देना चाहते हैं। और चंद्रगुप्त कृतज्ञता के भाव से भी युक्त है। वे कृतज्ञ नहीं है। वे कहते हैं कि भारतीय कृतज्ञ नहीं हो सकते। जब एक बार चंद्रगुप्त बहुत अधिक प्यास से व्याकुल हो जाता है और अचेत हो जाता है, और उसके समक्ष व्याघ्र आ जाता है, बाघ आ जाता है, और उस समय सिकंदर बाण चला करके व्याघ्र का वध करता है। तब तक सिकंदर का चंद्रगुप्त से परिचय नहीं हुआ था, वे अपरिचित थे। परंतु चंद्रगुप्त को जब होश आता है और उसे पता चलता है कि सिकंदर ने उसकी प्राण रक्षा की है, तो वे सिकंदर का कृतज्ञ हो जाता है और वे कहता है कि मैं इस आपके उपकार को आजीवन याद रखूंगा। और इसीलिए रण क्षेत्र में भी, युद्ध भूमि में भी जब भी अवसर मिलता है, तो वे इस सिकंदर के प्रति कृतज्ञता के भाव को, राष्ट्र के लिए वे सिकंदर से युद्ध करता है, राष्ट्र के हित के लिए वे सिकंदर को पराजित करता है, पर व्यक्तिगत रूप से एक उनके कृतज्ञता को, उनके द्वारा किए गए उपकार को महत्व देता है।
इसी तरह से इस नाटक का एक अन्य पात्र है सिंहरण। मालव का राजकुमार है, साहसी है, वीर है और आर्यावर्त के रक्षण हेतु दृढ़ संकल्प है। देश प्रेम के भाव से पूरी तरह ओतप्रोत है। उसके मन में बस एक ही भाव है कि किसी तरह से अपने आर्यावर्त को यवनों से, विदेशी आक्रांताओं से मुक्त किया जाए। सिंहरण अलका से कहता है कि मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। तो इस तरह से जो सिंहरण है वे साहसी है, पराक्रमी है, वर्तमान में जीने वाला है। अतीत में क्या हुआ उसके विषय में नहीं चिंता करता और भविष्य के लिए भी भयभीत नहीं रहता कि भविष्य में ऐसा होगा, हम गुलाम हो जाएंगे। तो इसके सिंहरण के पात्र के माध्यम से प्रसाद समाज को एक ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने वर्तमान को अपने अनुकूल बनाइए, अपने अतीत में, अपने भविष्य में ही मत खोए रहिए। इसी तरह से एक अन्य पात्र नंद, जो स्वार्थी है, कामुक वृत्ति का है, विलासी प्रकृति का है, नृशंस अत्याचारी है। और नंद की कामुकता के कारण, उसकी विलासिता के कारण ही प्रजा इतनी संत्रस्त रहती है। एक स्थान पर वे कहता है कि नंद का ही वक्तव्य है कि मैं कुसुमपुर के नागरिकों पर शासन करता हूं, पर कुसुमपुर की जो नागरिकाएं हैं वे मुझ पर शासन करती हैं। तो इस तरह से हर समय मदिरा पान करना, और उसका जो चरित्र है, नंद का चरित्र है, ये सामंतवादी चरित्र है। और यही चरित्र प्रसाद के समय में, उस समय सामंतों का राज, सरदारों का भी दिखाई देता है। जो छोटे छोटे गणराज्य थे, छोटी छोटी रियासतों के राजा थे, वे विलासी प्रकृति के हो गए थे, वे ऐश्वर्य में डूबे हुए थे और राष्ट्रहित उनके लिए तुच्छ हो गया था। अंग्रेजों के साथ जाकर के उन्होंने संधि कर ली, अंग्रेजों ब्रिटिश शासकों के साथ जाकर के मिल जाते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए किस तरह से देश के हित को तिलांजलि दे देते हैं। तो नंद के माध्यम से प्रसाद उन सामंती प्रवृत्ति वाले राजाओं पर व्यंग्य करते हैं। ब्रिटिश शासक नृशंस रहा, अत्याचारी रहा, प्रजा पर किस तरह से अत्याचार कर रहे थे, तो उसका रूप भी वे नंद के रूप में दिखाई देते हैं। तो दो पात्र, दो ब्रह्मचारी हैं जो तक्षशिला से अध्ययन प्राप्त करके, विद्या प्राप्त करके आए हैं और मगध में पहुंचते हैं। तो उन दोनों का आपस में संवाद होता है। वहां एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी से कहता है कि महापद्म का जारज पुत्र केवल शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव कर रहा है। अब ये नंद ना होकर कि एक तरह से ब्रिटिश शासक है जो शस्त्रों के बल पर और कूटनीति के द्वारा भारत पर तांडव कर रहे थे। वे सिद्धांत विहीन, नृशंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलकर बल संचय करता रहता है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है। तो एक तरह से अपने वर्तमान के साथ जोड़ते हुए वे नंद का चरित्र चित्रित कर रहे हैं। इसी तरह से एक अन्य पात्र है राक्षस, जो नंद का अमात्य है, साहसी है, कर्तव्यनिष्ठ है, अपने राज्य के प्रति वफादार है। उसे नंद का व्यवहार उचित नहीं जान पड़ता। नंद का जिस तरह से कामुक वृत्ति का है, विलासिता में डूबा रहता है और अपने कर्तव्य को त्याग दिया हुआ है, परंतु वे विवश है। क्यों? क्योंकि वे अपने राज्य से, मगध से प्रेम करता है और अपनी इस भाव को
वे अपनी प्रेमिका सुवासिनी के सामने प्रकट करता है। वे कहते हैं, सुवासिनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम में हस्तगत कर लूं? नहीं, राजकोप होगा। वे राज्य के साथ विद्रोह नहीं कर सकता, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या, मेरे परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है। सुवासिनी एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो देश हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के प्रति वफादारी के लिए, अपनी कर्तव्य निष्ठता के लिए राष्ट्र से बंधा हुआ है, तो उसकी विवशता का चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है। वे नंद का मंत्री है, इसलिए उसके मन में एक प्रायश्चित का भाव भी जागृत होता है। प्रसाद ने इस नाटक में स्त्री पात्रों को भी, उनकी साहस को भी दिखाया है। एक पात्र है अलका, जो विवेक संपन्न है, साहसी है, निर्भीक है, अपने देश से प्रेम करने वाली है। वे कहती है, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं। भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश इन्हीं परमाणुओं से बने हैं। तो क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था गांधी जी के साथ, उस समय अनेक स्त्रियां, अनेक युवतियां पुरुषों की सहभागी बन रही थी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके राष्ट्रीय आंदोलन में आगे आ रही थी। तो अलका को भी उसी रूप में चित्रित किया है, जो युद्ध के लिए यवन साम्राज्य से अपने मगध को मुक्त कराने के लिए, मालव को मुक्त कराने के लिए आगे आती है। वे कूटनीति में भी निपुण है, पर्वतेश्वर से मिथ्या प्रेम का ढोंग भी करती है। और अलका कहती है कि पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है, कि पराधीनता ही सबसे बड़ी मनुष्य की विडंबना है और पराधीन व्यक्ति का कुछ अस्तित्व नहीं है, कोई उसकी सोच नहीं है। तो पराधीनता से, पराधीन को तो सपने भी सुख नहीं मिलता है। तो अलका जैसे पात्रों के माध्यम से देश प्रेम की भावना जगाना, राष्ट्रीयता की भावना जगाना, ये प्रसाद जी का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इस तरह से आज मित्रों हमने चंद्रगुप्त नाटक की मूल संवेदना के अंतर्गत प्रसाद जी ने नाटक के पात्रों को जैसे घड़ा है उसके विषय में चर्चा की। इस नाटक पर आगे भी हम अपनी चर्चा जारी करेंगे। धन्यवाद।